सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेट डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ज़ियाओ फैन का सामना यहाँ पे किंगमिंग सेक्ट के लोगों से हो जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों से जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम बीस्ट गॉड को देखते हैं जिसे कि फेंगशान वैली के लीडर ने पूरी तरीके से घेर लिया था और अब वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर यहाँ पर हम नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं जो कि आकर उसकी जान बचा लेती है। इससे दौरान हम देखते हैं कि सोल कास्टर भी ज़ियाओ फैन को लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ब्लैक रॉब पहने बंदे आ जाते हैं जो कि ज़ियाओ फैन को इन लोगों के चंगुल से छुड़ाकर उसे बहुत दूर ले जाते हैं। जो देखकर वो सोल कास्टर भी हैरान था और वो कहने लगता है कि लगता है मेरे अलावा भी किसी और को भी ज़ियाओ फैन में इंटरेस्ट है। इससे दौरान हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर वही ब्लैक रॉब पहने हुए बंदे उसे ट्रीट कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर जैसे ही ज़ियाओ फैन अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसे एक मिस्टीरियस सा पर्सन नजर आता है जिसे देखकर ज़ियाओ फैन शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही देन ज़ियाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने नजरों के सामने अपने मदर एंड फादर को पाता है और यहाँ पर उसका जो फादर होता है वो कहने लगता है कि हम लोग बहुत ही कॉमन इंसान हैं, हमारी कोई बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती, हम बस ये चाहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी खुशहाल और सुकून से बीते। इसी वजह से मैं आज मेरे बेटे का नाम ज़ैंग ज़ियाओ फैन रखूंगा। इसी के साथ ज़ियाओ फैन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में खुद को अपने पेरेंट्स के घर में पाता है और वहाँ पर उसे बिस्तर पे उसका वही बचपन का खिलौना भी नजर आता है, जिसे याद करती है उसे वो बात याद आ जाती है जहाँ पर उससे कहा गया था कि ज़ियाओ फैन, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़े होकर अपने फादर से भी ज्यादा नाम कमाओगे और उनसे भी ज्यादा अच्छे इंसान बनोगे। इसी दौरान ज़ियाओ फैन को अपनी मदर की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनते साथ ही उससे रहा नहीं जाता और वो तेजी से उन्हें हक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती हैं कि तभी ज़ियाओ फैन को अपने बचपन का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर से भागते हुए कहने लगता है कि मदर, यहाँ पे मैं खेलने जा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। लेकिन हम यहाँ पे ज़ियाओ फैन को देखते हैं जो कि उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, प्लीज मत जाओ। हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन उसके पीछे पीछे गाँव में ट्रेवल करने लगता है और बहुत दूर तक भागता है और अगले ही पल वो मुंह के बल गिर जाता है, जिसके साथ ही यहाँ का पूरा नजारा चेंज हो जाता है और ज़ियाओ फैन अपने नजरों के सामने देखता है कि उसके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और बचपन का वो ट्रॉमा उसे वापस से याद आ जाता है, जिस वजह से ज़ियाओ फैन का सिर दुखने लगता है और वो जोर से चिल्ला उठता है कि साथ चारों तरफ हमें खून ही खून दिखाया जाता है। ज़ियाओ फैन चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों तुम वापस आए हो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ शुरू हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा विलेज बर्बाद हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसकी सजा मैं तुम्हें दे के रहूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक से उस पर अटैक कर देता है और फिर खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली आज मैंने सबका बदला ले लिया। फिर ज़ियाओ फैन जैसे अपने आसपास देखता है तो वो खुद से सवाल करने लगता है कि क्या इससे मुझे मेरे पेरेंट्स वापस मिल जाएंगे, क्या इससे मेरा गांव वापस से आबाद हो जाएगा और क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके साथ ही यहाँ से ज़ियाओ फैन की कंफ्यूजन शुरू होने लगती है और वो खुद से सवाल करता है कि कहीं इविल मैं ही तो नहीं, कहीं इन सब का जिम्मेदार मैं तो नहीं। यहाँ पर ये कहते साथ ही ज़ियाओ फैन और ज्यादा कंफ्यूज होता है कि तभी अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को कुछ मॉन्क्स के बीच में पाता है जहाँ पर उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि लगता है इसे होश आ गया है और उनमें से एक बंदा ज़ियाओ फैन का सरनेम लेकर उसे पुकारता है, जिस पर ज़ियाओ फैन कहता है कि नहीं, मेरा गांव बर्बाद हो चुका है और अब मैं उस गांव से बिलोंग नहीं करता, तो मुझे मेरे सरनेम से मत बुलाओ। ये कहते साथ ही ज़ियाओ फैन अपने सरनेम को रिजेक्ट करते हुए वो पानी फेंक देता है कि तभी यहाँ पर इनका जो सीनियर होता है वो कहने लगता है कि तुम किस नाम से खुद को पुकारा जाना चाहते हो ये कम्प्लीटली तुम पर डिपेंड करता है, ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन अगर तुम अपने सरनेम को ही डिनाई करोगे तो फिर तुम तो सही मायने में अपने पेरेंट्स को डिनाई कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें ये नाम दिया है और जिनसे तुम्हें नाम मिला है। जो सुनकर ज़ियाओ फैन को गुस्सा आ जाता है, वो भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स का अपने भद्दे मुंह से नाम लेने की। तभी ज़ियाओ फैन की तबीयत बिगड़ने लगती है, जो देख कर जो तियानमेन टेम्पल का ये मॉन्क होता है वो कहने लगता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और रही बात हमारे टेम्पल की, तो हमारा टेम्पल और किनियन सेक्ट ये बहुत ही अच्छे एलाइज है। जिस पर ज़ियाओ फैन सवाल करते हुए कहता है कि हाँ, यही चीज तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम लोग तो एलाइज हो, तो फिर तुम अगर मेरी मदद कर रहे हो तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम किंगमिंग सेक्ट को बिट्रे कर रहे हो मुझे हेल्प करके। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि तुम एक बार हील हो जाओ तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, हमारे मास्टर खुद तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत जाते हैं और यहाँ पर वो छोटा बच्चा कहने लगता है कि जब भी मैं तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम इतना हेजिटेट क्यों करती हो, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर रोज आकर तुम्हारी परवाह करता हूँ। पर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम अभी भी इंजर्ड हो
तो मुझे तो तुम्हारी सेवा करनी होगी। इसी के साथ वो बच्चा बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ ज़ियाओ फेंग की तरफ उस मेडिसिन को देते हुए कहता है कि चलो अब नखरे मत करना, क्योंकि इस बार मैंने इसमें हनी मिलाया है, जिस वजह से तुम्हें ये दवा कड़वी नहीं लगेगी। और फिर वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम फेमिंग है और वैसे तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर ज़ियाओ फेंग हैरानी के साथ कहता है कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता और फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। जिस पर फेमिंग बताता है कि हमें तो बस यही बताया गया है कि तुम एक इंजर्ड हो, जिसे कि मेरी सीनियर सिस्टर और ब्रदर्स ने बचाया है। वैसे भी मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसा हूँ, मुझे भी इन्हीं लोगों ने बचाया है। और रही बात हमारे टेम्पल की, तुम्हारा ये जो टेम्पल है यहाँ पर कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जिस पर ज़ियाओ फेंग कहता है कि तुम्हारे इस टेम्पल के सारे लोग क्या इतने ही अच्छे हैं। जिस पर फेमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे खाने पीने के लिए दिया, मुझे यहाँ पे जगह दी, मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हाँ बस वो बात अलग है कि मेरा जो सीनियर अंकल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, साथ ही जो मेरा सीनियर ब्रदर फाशियान है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और उसने मुझे वादा भी किया था कि वो मुझे कुछ टेक्निक्स भी सिखाएगा, स्पेशली उनकी ग्रेट ब्रह्मा विजडम टेक्निक मुझे सीखनी है। और अगर उन्होंने ये चीज मुझे सिखा दी ना तो मैं खुद को बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड समझूंगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही ज़ियाओ फेंग उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है कि तभी फेमिंग बताने लगता है कि हाँ सीनियर ब्रदर फाशियान सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तुम बेहोश थे और तुमने अपनी आंखें नहीं खोली थी तो वो यहाँ पर काफी बार आकर तुम्हें चेक करके गए हैं और सच में उन्हें तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह है। ये सुनकर जो ज़ियाओ फेंग है वो भी हैरान था, जिसके बाद फेमिंग बताने लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे जाना होगा पर मैं तुमसे मिलने कल जरूर आऊंगा। जिसका साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर दो ब्लैक रॉब्ड पर्सन को देखते हैं, जहाँ पर उनके सामने डीमन क्लैन का मास्टर यानी कि घोस्ट किंग मौजूद होता है, जो कि यहाँ पर उन लोगों से पूछता है कि बताओ आखिर सब कुछ कैसा गया। जिस पर हम उसी सोल कास्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि किंगियन सेक्ट एंड में जीत गया, यहाँ तक कि एक पावरफुल बीस्ट गॉड भी उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का सामना नहीं कर पाया। जो सुनकर हम देखते हैं कि डीमन सेक्ट के लीडर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर फॉर्मर ड्रैगन पीक का लीडर कहने लगता है कि इस बार दाओजॉन ने अपनी जान को जोखिम में डालकर 7 पीक हेवनली सीक्रेट सील्स को भी एक्टिवेट किया और उसने उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर को भी काफी हद तक बढ़ा दिया। और कहने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से इस बड़े से डिजास्टर को हैंडल किया। जिस पर डीमन क्लैन का लीडर भी दाओजॉन की तारीफ करता है कि तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि सेक्ट लीडर आप परेशान ना हो, क्योंकि हेवनली सीक्रेट सील की जो लोकेशन है वो असल में 7 पीक्स का सीक्रेट हुआ करता था। जिस पर फॉर्मर ड्रैगन पीक का लीडर कहने लगता है कि हाँ सही कहा, लेकिन जब इस 7 सील को एक्टिवेट किया गया हम लोगों ने चुपके से सारी सील की जो सीक्रेट लोकेशन है उन्हें पूरी तरीके से डिस्कवर कर लिया, और जिसका मतलब ये है कि हम लोग जब चाहे सीक्रेटली उन सारे सील्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिस पर डीमन क्लैन का लीडर इन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कि तभी हम यहाँ पर सोल कास्टर को भी देखते हैं जो कि डीमन क्लैन के लीडर को बताने लगता है कि पर मास्टर सुनने में ये भी आया है कि इस वक्त जो किंगलिंग सेक्ट है वो बहुत ही हैवी कैजुअलिटी से डील कर रहा है। मैंने खुद अपनी नजरों से देखा जो सेक्ट लीडर दाओजॉन है वो भी मरने तक के लिए इंजर्ड हो चुका है और अब वो अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब है। साथ ही जो पीक लीडर्स हैं वो लोग भी इस वक्त हद से ज्यादा चौकन्ने हैं। लेकिन यहाँ पर आने से पहले माउंटेन के बैक पर मेरा सामना एक पीक मास्टर से हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने आते वक्त उसे एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जो डीमन क्लैन का लीडर है वो कहने लगता है कि आखिर वो कौन है, जिसको वो बंदा बताने लगता है कि ये वो लेजेंड है जिसके बारे में आपने भी जरूर सुना होगा, और फिर वो बताता है कि उसका नाम वान जिनी है। जो सुनते साथ ही फॉर्मर ड्रैगन पीक का लीडर हैरान था और कहने लगता है कि क्या सच में वो वान जिन में ही था, क्या तुम श्योर हो। जिस पर वो सोल कास्टर कहने लगता है कि हाँ, और मैं इससे पहले भी काफी बार इससे सामना कर चुका हूँ। जो सुनते साथ ही ड्रैगन पीक का फॉर्मर लीडर कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा कांटा बनने वाला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डीमन क्लैन का लीडर है वो भी कहने लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं अभी भी इस बात से हैरान हूँ कि उसने इतने सालों तक अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा हुआ था, और अगर मैं उसकी कल्टीवेशन का पूछूं तो ये सच में बहुत ज्यादा डरावनी है, लेकिन किस्मत हमारे साथ थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर ड्रैगन पीक के फॉरवर्ड लीडर के पास आकर कहने लगता है कि वाकई में तुमने हमारे लिए बहुत मदद की है, और एक बार डीमन क्लैन पूरी दुनिया पर राज कर ले उसके बाद मैं किंगियन सेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा, जिसके बाद तुम जो मर्जी चाहो इसके साथ वो कर सकते हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जो सोल कास्टर है वो बताने लगता है कि मेरा बाद में किंगियन सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर से भी सामना हुआ जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड नजर
आ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है और उसकी जान भी कोई बचा लेता है। और ऐसा लग रहा है कि कोई है जो कि इन लोगों की सीक्रेटली मदद कर रहा है, जिस पर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहने लगता है कि अगर उससे किसी ने बचा लिया है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल सेफ होगा, पर इस वक्त हमें अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए। और अब आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर हम होली टेम्पल के रूस तक पहुँच जाएंगे, जिसके बाद मुझे तुम लोगों के फुल सपोर्ट की जरूरत होगी। जिस पर सभी लोग हमें जवाब देते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ाओफेन को देखते हैं, जहाँ पर बीते कुछ दिनों से ज़ाओफेन की जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी। और वो खुद से सवाल करता है कि क्या मुझे इतना खुश रहना चाहिए, क्या मैं इतनी शांति डिजर्व करता हूँ। कि तभी हम फेमिंग को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए ज़ाओफेन के पास ही खाना लेकर आ रहा था। कि तभी इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल गिरने वाला था, लेकिन तभी ज़ाओफेन आकर उसे और खाने को दोनों को थाम लेता है। जिसके बाद फेमिंग ज़ाओफेन से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ करना, असल में मैं मेरे सीनियर ब्रदर्स को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था और मैं उनमें इतना ज्यादा डूब चुका था कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। जिस पर ज़ाओफेन उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तभी फेमिंग यहाँ पे ज़ाओफेन से कहता है कि असल में मैं हमेशा हमारे सीनियर ब्रदर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द ग्रेट ब्रह्मा विजडम टेक्निक को सिखा दे, लेकिन वो हर बार मुझे ये कहकर मना कर देते हैं कि मेरी जो बुद्धा कनेक्शन है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई। अब तुम ही बताओ आखिर ऐसा क्या चाहिए जिसके जरिए से मैं बुद्धा के साथ कनेक्शन बना पाऊँ। जिस पर ज़ाओफेन से सवाल करता है कि वैसे तुम इस टेक्निक को क्यों सीखना चाहते हो। जिस पर फेमिंग बहुत ही खुशी के साथ बताने लगता है कि मैं इस टेक्निक को इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं इसे सीख गया तो मैं उन लोगों की मदद कर पाऊंगा जिन्हें मेरी जरूरत होगी, जैसा कि मेरे सीनियर ब्रदर ने मेरी हेल्प की थी। यहाँ पर ये सुनकर ज़ाओफेन स्माइल करता है और मन में कहता है कि वाकई में इस लड़के की सोच कितनी ज्यादा अच्छी है। कि तभी यहाँ पर हम फाशियान को देखते हैं जो कि ज़ाओफेन से पूछने लगता है कि बताओ अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है, क्या तुम्हारी इंजरीज पहले से ज्यादा बेहतर है। जिस पर ज़ाओफेन कहता है कि तुम रोज मुझसे ये सवाल करते हो, क्या तुम कभी थकते नहीं। जो सुनकर फाशियान स्माइल करता है और कहने लगता है कि अच्छा तो लगता है कि तुम्हारी इंजरीज है वो बहुत ही अच्छे से रिकवर हो रही है। तब जबकि तुम पहले से ज्यादा रिकवर हो चुके हो तो क्यों ना हमारे मास्टर से चलकर मिल लिया जाए, और जिसका कि मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग अपने मास्टर से मिलने के लिए ज़ाओफेन के साथ जाते हैं, जहाँ पर ज़ाओफेन को बताया जाता है कि असल में बुद्धा बिलीव्स ये है कि हर एक चीज रीइंकार्नेशन साइकिल से होकर गुजरती है। हम दुनिया में आते हैं, हम यहाँ पर बहुत से काम करते हैं और अपनी पास्ट लाइफ के सिंस को यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके जरिए से हम पास्ट लाइफ से कनेक्शन भी बना सकते हैं। इन ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एंड में मोक्ष की प्राप्ति होती है और वही हमारी असली मंजिल है। लेकिन अगर तुम एक ही जगह पर अटके रहोगे तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिससे तुम्हें ही तकलीफ होगी और तुम हमेशा के लिए इसमें फंस के रह जाओगे। इसी के साथ वो मॉन्क यानी कि फाशियान आगे बताता है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर ज़ाओफेन खुद को उसकी बातों की जगह पर रखता है और फिर खुद को जज करने की कोशिश करता है कि क्या वो जो कर रहा है वो सही रास्ता है। इसी दौरान ज़ाओफेन आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि ये लोग मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। और यहाँ का नजारा सच में देखने में कमाल का लग रहा था क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी और यूनिक थी। इसी दौरान फाशियान ज़ाओफेन से कहने लगता है कि आज इस मंथ का पहला दिन है, इसी वजह से यहाँ पर तुम इतनी भीड़ देख पा रहे हो, और हमारा ये जो स्काईलॉन्ग टेम्पल है ये बिल्कुल किनियन सेक्ट की तरह ही एक मेजर कल्टीवेशन सेक्ट है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ाओफेन आसपास का नजारा देखकर कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, तो अगर ये बिल्कुल किनियन सेक्ट की तरह ही रुतबा रखता है तो तुम यहाँ पर कॉमनर्स को आने कैसे दे सकते हो। जिस पर फाशियान बताने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और पास्ट में हमारा सेक्ट बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन जब से मेरे मास्टर ने यहाँ की सारी जिम्मेदारी संभाली है तो तब से सब कुछ बदल गया। उन्होंने ट्रू बुद्धिज्म को रीड किया और सभी को ये मैसेज पहुँचाया कि जो बुद्धा है वो सभी लिविंग बीइंग से बिलोंग करता है, न सिर्फ किसी एक बंदे से। तो ये जो टेम्पल है ये सभी के लिए खुलनी चाहिए, और बस तब से ही ये टेम्पल सभी के लिए खोल दी गई और यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से आ या जा सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि पास से गुजर रहा था अचानक से वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है, लेकिन ज़ाओफेन उसे बचा लेता है और वो बच्चा खुशी के मारे ज़ाओफेन को वो 3 अगरबत्तियां दे देता है, जिसके साथ ही ज़ाओफेन को समझ नहीं आता अब इसके साथ क्या किया जाए। तो वो फाशियान की तरफ देखता है जहाँ पर वो उन अगरबत्तियों को जला कर प्रे करता है और कहने लगता है कि इसके जरिए से हमारी आवाज हेवन तक पहुँचेगी। जो सुनकर ज़ाओफेन सवाल करता है कि अगर हेवन ने अपने कान ही बंद कर लिए, उसने सुनने से इनकार कर दिया, तो तब इस सब का क्या फायदा। फाशियान बताने लगता है कि बहुत साल पहले लोग मौजूद हुआ करते थे जो कि
बुद्धा को वर्शिप करना चाहते थे, लेकिन उनके पास टेम्पल तक जाने का रास्ता नहीं था क्योंकि वो टेम्पल माउंटेन की बहुत ऊंचाइयों पे स्थित था। लेकिन हमारे एक सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर इन सभी के लिए 10 सालों तक जी जान लगाकर पत्थरों को कार्व करते हुए उनके लिए पत्थरों की एक सीढ़ी बना दी। और इसी वजह से यहाँ मौजूद जितने भी लोगों को तुम देख पा रहे हो, ये सभी लोग उनकी बनाई सीढ़ी पर चलकर ही इस माउंटेन में आकर बुद्धा की पूजा करते हैं। और उसी सीनियर मास्टर का नाम पाओजी है, जो सुनकर ज़ियाओ फेन भी हैरान था। लेकिन तभी यहाँ पर ये लोग उस मास्टर के पास पहुँच जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि तियानमेन टेम्पल का वही एल्डर है। और यहाँ पर उसे देखते साथ ही ज़ियाओ फेन उसे सवाल करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर कहने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ ज़ियाओ फेन कि तुम्हारे मन में मुझसे और मुझे लेकर बहुत से सवाल होंगे जो तुम जानना चाहते हो। जिस पर ज़ियाओ फेन कहता है कि हाँ, और बताइए आखिर आपने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर वो एल्डर कहने लगते हैं कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस दरवाजे के पीछे मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमारा एक सीनियर है जो कि काफी लंबे वक्त से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर ज़ियाओ फेन को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी उस दरवाजे के करीब जाने लगता है। और फिर वो एल्डर बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी कहीं ना कहीं उस इंसान से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ फेन उस दरवाजे को जैसे ही पुश करता है तो उसके आगे उसे एक और छोटा सा विला नजर आता है, जो कि पूरी तरीके से सुनसान था। और यहाँ पर जैसे ही ज़ियाओ फेन एंटर होता है, दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छाया था। तभी ज़ियाओ फेन अपने सामने वाले घर के करीब बढ़ता है और जैसे इसके डोर को ओपन करता है तो यहाँ पर धुएं के बीच में एक पर्सन हमें नजर आता है, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि ये काफी सालों से बस एक ही जगह पर बैठा हुआ है। इसी के साथ ज़ियाओ फेन यहाँ पे भी एंटर होता है और चारों तरफ बस फॉग ही फॉग मौजूद थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ज़ियाओ फेन और ज्यादा सतर्क हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो किसी पे भी यकीन नहीं कर सकता। कि तभी जब ज़ियाओ फेन आगे बढ़ रहा था, एक आवाज उसके कानों को छूती है, जो कि उसे कहती है कि बच्चे फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। जो सुनकर ज़ियाओ फेन भी अपने सामने की तरफ देखता है और यहाँ पर उसे वही ओल्ड मैन नजर आता है जिसका नाम पोजी है। और ये देखते साथ ही ज़ियाओ फेन का खून खौलने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम अभी तक जिंदा हो। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ फेन की आईज पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं और वो दोबारा से चिल्लाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। इसी के साथ ज़ियाओ फेन की नजरों के सामने वही मंजर आ जाता है जिसमें कि उसका पूरा गांव एक रात में ही मारा गया था। और फिर वो उससे कहने लगता है कि बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने पहले मेरी जान बचाई, फिर तुमने मुझे अपनी वो टेक्निक सिखाई जिससे मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जिसके बाद वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और कहने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुमने मुझे फिर वो चीज दी जिस वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे गाँव वाले और वहाँ पर रहने वाले 147 जान, आखिर वो तुम्हारे लिए क्या थे कि तुम्हारी वजह से एक ही रात में वो सभी लोग मारे गए। जिसके बाद वो अपने वेपन से उस पर अटैक कर देता और कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपना मास्टर समझता था, मैं तुम्हारे उस सीक्रेट के लिए अपनी जान तक दे सकता था, लेकिन तुम इस लायक नहीं कि मैं तुम्हें अपना मास्टर कहूँ। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन था वो अपने पावर्स के जरिए से ज़ियाओ फेन को अपने ऊपर अटैक करने से रोक देता है। लेकिन ज़ियाओ फेन फिर भी जोर लगाते हुए कहता है कि मुझे जवाब दो, ऐसे चुपचाप बैठे मत रहो, बताओ आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या लगता हूँ, आखिर तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि तेज रोशनी से यहाँ का सब कुछ सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और ज़ियाओ फेन खुद को सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर पाता है, जहाँ पे वो अपना कंट्रोल खो चुका था और उसे बस उस ओल्ड मैन पाओजी से बदला लेना था। और वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है और ऐसे ही ज़ियाओ फेन अपने वेपन को लेकर उस ओल्ड मैन को ढूंढना शुरू कर देता है और चारों डायरेक्शन में उसे सेंस करता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इसी दौरान ज़ियाओ फेन यहाँ पर सेंस करता है कि यहाँ पर फुल किलिंग इंटेंट मौजूद है, जो कि उसकी जो सोल डिवोरिंग पावर है उससे काफी ज्यादा फेमिलियर है। कि तभी चलते चलते ज़ियाओ फेन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्क्रोल्स जैसे ब्लॉक्स मौजूद थे, जिनके ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। और तभी अगले ही पल ज़ियाओ फेन को एंशिएंट टाइम में हुए उस बैटल का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी लोग आपस में लड़ रहे थे। और हमें फिर बताया जाता है कि असल में ये एंशिएंट बैटल है जो कि डिमोनिक सेक्ट और राइचियस पैथ को फॉलो करने वाले लोगों के बीच हुआ था और ज़ियाओ फेन भी इसे देखकर पहचान जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से वो स्क्रोल्स यहाँ पर घूमना शुरू कर देती हैं और फिर ज़ियाओ फेन को एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उसी ओल्ड मैन की थी। और वो ज़ियाओ फेन से कहता है कि बच्चे, आज से ये तियानमेन टेम्पल तुम्हारा घर होगा और मैं इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले सौंपता हूँ और आज से तुम्हारा नाम पाओजी होगा। यहाँ पर ये सारी आवाजें सुनकर ज़ियाओ फेन का सिर घूमने लगता है और साथ ही उसे मास्टर पाओजी से रिलेटेड कुछ स्क्रिप्चर्स को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कैसे वो मास्टर बना ये सारा नजारा उसमें मेंशन था, जो देखते साथ ही ज़ियाओ फेन का सिर और ज्यादा तेजी से घूमने लगता है। और
फिर ज़ियाओफेन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों देख रहा हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में ज़ियाओफेन समझ जाता है कि असल में वो ये सब कुछ पॉज़ी की मेमोरीज में देख रहा है, और जिसका मतलब ये है कि अगर पॉज़ी अपनी मेमोरीज को उसके साथ शेयर कर रहा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है, और जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में जानने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।